हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है राहुल गांधी का आज एक नया रंग दिखाई दिया। राहुल गांधी आज कुलियों के बीच दिखाई दिए। रविकांत जी, मैं आपके साथ आपसे मुखातिब हूँ और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरे के तौर पे 2024 में उभर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला किस तरह का रहने? धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी इधर पॉलिटिकल कल्चर को बदल रहे हैं। पिछले 10 साल में आप देखेंगे कि जिस तरह से पूरा कारपोरेट मीडिया और बड़े बड़े इवेंट और उसके जरिए जो नरेंद्र मोदी की महामानव की छवि बनाई गई, जिसमें वो दिन में 3 बार 4 बार ड्रेस बदलते हैं, वो केवल भाषण करते हैं, मन की बात करते हैं, मीडिया से कभी मुखातिब नहीं होते और आम लोगों से तो मिलने का सवाल ही नहीं। राहुल गांधी ने इस पूरे पॉलिटिकल कल्चर को ध्वस्त कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा से अगर आप शुरू करें हैं, अभी भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनकी यात्रा जारी है, ये टुकड़ों में जारी है, वो खत्म नहीं हुई है। वो इस बीच में लद्दाख भी पहुंचते हैं, जहां उन्होंने जो चाइना के खिलाफ जो पूरा परिदृश्य है इस समय, जो भारतीय सैनिकों की शहादत हुई, जो चीनी सैनिकों की घुसपैठ थी, उसको उन्होंने मुद्दा बनाया और जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है उसको एक्सपोज किया कि ये कितने छद्म राष्ट्रवादी हैं, जहां चाइना के साथ वो इस तरह से कंप्रोमाइज करते हैं। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए, वो सारा लाल लाल आंखों वाला वो गुस्सा, वो नरेंद्र मोदी का एंग्री यंगमैन की छवि वो कहां गायब हो गई। वहां से वो आते हैं अडानी पर सवाल खड़े करते हैं, और वही अडानी जिसके मलेशिया के जरिए जो पैसा आ रहा है, उनके यहाँ निवेश हो रहा है, उसमें चाइना का एक व्यक्ति शामिल है। ये भी राहुल गांधी उठाते हैं। वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और मोदी जी और अडानी के बीच के रिश्तों को उन्होंने पूछा कि साहब है क्या, आखिर ये दूसरे नंबर तीसरे नंबर के धन्ना सेठ कैसे बनते हैं, इतने बड़े धन कुबेर कैसे बनते हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि हम 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने इस देश के मर्म को छुआ, किसानों के बीच पहुंचते हैं और ये उस वक्त पहुंचते हैं जहां किसानों का पूरा आंदोलन हो चुका है। 750 किसानों की शहादत हो चुकी है। किसान की आमदनी की जो बात हुई थी कि 2022 में हम दोगुनी कर देंगे, वो पूरा झूठ साबित हुआ। किसानों की आत्महत्या तेलंगाना से लेकर के और बुंदेलखंड तक, विदर्भ तक वो जारी है, वो नहीं रुकती हैं। और उनकी जो जमीनों पर कब्जा करने की जो पूरी कोशिश थी उन दिनों, इन सारे मुद्दों को राहुल गांधी वो किसान परिवारों से मिल करके वो उसको एक तरह से मीडिया डिस्कोर्स में लेकर के आते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो धान भी रोपते हैं, वो ट्रैक्टर भी चलाते हैं। ऐसे लगता है कि जो राजनीति की जमीन बंजर हो गई है उसको वो फिर से उर्वर बना रहे हैं, उसमें क्रिएटिविटी पैदा कर रहे हैं। वो केवल ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं, वो दरअसल जो इस देश में गांधीवाद, अंबेडकरवाद, नेहरूवाद और भगत सिंह के सपनों की जो खेती है, वो फिर से उसको उसमें दाना पानी दे रहे हैं, फिर से वो पौधारोपण कर रहे हैं। रामेश्वर से मिलने के लिए जाते हैं भोर में और तलाश करते हैं कि कहां है जिसने इच्छा जाहिर की थी कि राहुल गांधी से हम मिलना चाहते हैं। फिर ये कुली, इन्होंने भी यही इच्छा जाहिर की थी महीने भर पहले ही कि हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, और कोई कुलियों से पहली बार नहीं मिले। 2014 में वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस समय जो सामने आ रही है राहुल गांधी के जरिए, वो ये है कि लोगों की इच्छा, उम्मीद और भरोसा राहुल गांधी बन रहे हैं। अगर चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, दलित हो या ये कुली हो, अगर राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और वो कहते हैं कि साहब मोदी जी कहां आते हैं, वो तो अपने मन की बात करते हैं, वो हम गरीबों के बीच में कहां बैठते हैं, वो कहते हैं कि हम तो हक्का बक्का रह गए कि कहां बिठाएं, कुर्सी भी अगर पहले पता होता तो कम से कम कुर्सी लेकर के आते। वो उसी पटरी पर बैठ गए, फिर उन्होंने वो पोशाक भी पहनी, सामान भी ढोया, वो प्रतीकात्मक ही है। लेकिन आम आदमी से एसोसिएट राहुल गांधी कर रहे हैं और
अपने आप को वो जिस तरह से आम आदमी के साथ दिखा रहे हैं, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को भी चेंज कर रहा है, पॉलिटिकल कल्चर को भी चेंज कर रहा है और लोगों की उम्मीदों को भी अब वो चेंज कर रहा है और लोग राहुल गांधी में अपने उस विश्वास को देख रहे हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए वो हमले हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो हमले कामयाब नहीं हो रहे हैं क्योंकि जी राहुल जी गांधी बहुत सहजता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत सौहार्द पूर्वक जो लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, उससे इन हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जी 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 रविकांत जी बहुत सारी बातें कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि संगठन के बारे में, संगठन कमजोर है, लेकिन एक मैसेज कांग्रेस की ओर से चला गया है कि वो लोगों से जुड़ना चाहता है। और कांग्रेस से बहुत बड़ी शिकायत ये भी रही कि वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो गए थे लोगों से, लेकिन एक कनेक्ट बना है। अब हम इस विमर्श को यहाँ लेकर जाना चाहते हैं कि ये जो दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी, ये जो पिछड़ों का मुद्दा उठा रहे हैं, इससे इनको किस तरह का राजनीतिक लाभ होने जा रहा है, कितनी विश्वसनीयता इसको इस समाज में मिल रही है। क्योंकि आप उस समाज का एक विशेष अध्ययन रखते हैं, तो आपसे जो है इस सवाल का मुझे उम्मीद है कि कुछ पुख्ता जवाब मिलेगा। देखिए, पिछले अगर आप एक दशक की राजनीति को देखें तो उसमें दलित पॉलिटिक्स हाशिए पर गई और खास करके बीएसपी और मायावती के अपने कमजोर होने के कारण वो मुद्दा भी नहीं बन पा रहा था। इतने सारे दलित उत्पीड़न के केस हुए और उसमें मायावती की खामोशी रही, लेकिन बाजाप्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ते हुए दिखाई पड़े। मैं हाथरस की बात कर रहा हूँ, जो केस सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसमें बहुत बेशर्मी के साथ बीजेपी का पूरा प्रशासन और पार्टी और जो अपराधी थे उनके अपने जाति के लोग खड़े हुए थे। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तब से उनमें एक भरोसा पैदा हुआ है। वो फिर से उन दिनों को याद कर रहे हैं जब डॉक्टर अंबेडकर उस पूरे संविधान सभा में और बतौर कानून मंत्री कांग्रेस पार्टी के साथ थे। बाद में बाबू जगजीवन राम आए और वो इंदिरा गांधी के बेहद नजदीक रहे कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक। एक दलित फेस रहे वो कांग्रेस पार्टी में। लेकिन जो बीच में कांशीराम जी की पॉलिटिक्स थी वो एंटी कांग्रेस थी और वहां से कांग्रेस पार्टी का जनाधार, जो दलित जनाधार था, वो निकल करके उधर चला गया। उसी तरह से जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसमें जिस तरह का सामंती परिवेश बना और खुद उसी तरह की वो सामंती पॉलिटिक्स होने लगी, वो मुद्दे गायब हो गए, वो केवल सत्ता परक राजनीति होने लगी, तो ओबीसी भी एजेंडा लगभग गायब होने लगा था। लेकिन बीच में बिहार से जो जाति जनगणना का सवाल उठा, उससे थोड़ी सी मुखरता आई और इसे जब राहुल गांधी ने रायपुर के अधिवेशन में उसको अपना समर्थन दिया और बहुत मुखर होकर के ये कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को हम अपने संगठन में 50% जगह देंगे अनिवार्य रूप से, तब से ये एक एजेंडे के तौर पर और राजनीतिक बदलाव के तौर पर दिखने लगा। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग बहुत विश्वास के साथ देख रहे हैं। दलित और पिछड़े भी, आदिवासी भी, जिनके मुद्दों को बार बार राहुल गांधी ने उठाया और आइडियोलॉजिकली भी राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो आदिवासी के नाम पर आरएसएस को काउंटर करते हैं कि वो उनको वनवासी कहते हैं, उन्हें वो जंगली समझते हैं और चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट ना हो, वो जंगलों में ही रहें। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये नीति नहीं है। और दूसरी तरफ आप आएंगे तो आदिवासियों के मुद्दे पर भी वो बात कह रहे हैं और ओबीसी का तो उन्होंने कास्ट सेंसस से लेकर के और अभी महिला आरक्षण पर आप देखिए जिस मुखर आवाज में उन्होंने कहा कि इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, उससे एक सोशल जस्टिस का नैरेटिव खड़ा हुआ जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का एक प्रमुख नैरेटिव बनकर के सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर मोदी जी ने जो छद्म मंडल पॉलिटिक्स की, वो अपने मंडल पार्ट 2 कह रहे थे, जिसको उनके कुछ बुद्धिजीवियों ने सबल्टर्न हिंदुत्व कहा,
तो जो छद्म दलितों के हितों की, छद्म आदिवासियों के और पिछड़ों के हितों की राजनीति जो नरेंद्र मोदी सरकार ने की, उसको एक्सपोज भी राहुल गांधी ने किया, और जो एस्पिरेशन खत्म किए थे नरेंद्र मोदी ने, उन एस्पिरेशन को फिर से वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी कमी है। राहुल गांधी जरूर लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अति पिछड़ा और दलित, ये दो बड़े चंक हैं जो बीजेपी की ताकत बने हुए, और ये कोई अपनी खुशी से नहीं है वहां पे। कई बार लोग कहते हैं कि ये हिंदुत्व के दायरे में आ गए हैं, ये धार्मिक हो गए हैं, इसलिए वोट करते हैं। मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं। उसकी दूसरी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं। मसलन वो सपा के साथ नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो इस समय की जो पॉलिटिक्स है भावेश जी, वो अति पिछड़ा और दलित सेंटर्ड हो गई है। इसको समझने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। मसलन अभी जो विश्वकर्मा योजना लॉन्च की, और लंबी योजना है, वो 3000 करोड़ की है, 140 जातियों को शामिल किया है, 18 समूह उसमें है, और जो उसकी प्लानिंग है, इसको काउंटर करना चाहिए राहुल गांधी को। और मेरे हिसाब से ये कहना चाहिए कि कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि वो किसान का बेटा भी कलेक्टर और डीएम और एसपी और प्रोफेसर बनने का सपना देखे, एक दलित की बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखे, एक आदिवासी का बच्चा भी एमबीए करके और अमेरिका जा करके नौकरी करे, देश का नाम रोशन करे। इन इश्यूज को उठाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से चाह रहे हैं अपनी विश्वकर्मा योजना में कि मोची का बेटा सिर्फ मोची बने, वो बुनकर का बेटा सिर्फ बुनकर ही करे, नाई का बेटा सिर्फ बाल काटे, ये जो कुम्हार का बेटा सिर्फ घड़ा बनाए, ये जो खेल चल रहा है आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार, उससे वो केवल लाभ जरूर देंगे, 15,000 रुपया देंगे, सब करेंगे और वोट खरीदेंगे एक तरह से। लेकिन वो जो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं उसमें डीएम, कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और बिजनेसमैन, इन जातियों के बनने का जो सपना है उसको चकनाचूर कर रहे हैं। इसको कांग्रेस पार्टी को उभारने की जरूरत है। अगर वो इसको उभारती है तो नरेंद्र मोदी के और आरएसएस के एजेंडे को, उनकी नीति को, उनकी नीयत को और उनके छद्म को बड़ी बखूबी तरीके से ये लोग एक्सपोज कर सकते हैं और लोगों के विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं।